नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। शेडनेट हाउस में करें पपीते की नर्सरी तैयार। टमाटर के सह उत्पाद तैयार करके लें अधिक लाभ। जो किसान पपीते का नया बाग लगाना चाहते हैं वे अभी शेडनेट में इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान पपीते की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और नर्सरी तैयार करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार धाकड़। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पपीता आजकल बाज़ारों में और आसपास के इलाकों में हाट में बहुत अधिक मात्रा में बिकना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके दाम जो है मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। जैसा कि देखा गया है कि पपीता को लगाने के लिए उसका बीज का हम उपयोग करते हैं। जो किस्म का, चाहे वो लोकल हो या हाइब्रिड हो, जो बीज है वो आपका उसी साल का बीज होना चाहिए। पुराना बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका अंकुरण बिल्कुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक हो सके वो एक स्वस्थ बीज का और एक ताज़ा बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में वो बीज को आप लगाने से पहले एक दिन के लिए पानी में भिगो के रात भर रख देंगे तो उसका अंकुरण बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगा। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। इस प्रकार आप रात को बीज को भिगोएंगे और उसके बाद आप उसको सुबह या तो आप पॉलीथीन में लगा सकते हैं या आजकल जो आप देख रहे हैं पोट्रे, पपीता का पोट्रे मार्केट में आना शुरू हो गया है, उसमें भी आप बीज को लगा सकते हैं। पोट्रे में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि उसको आपको कम मेहनत में आसानी से भर पाएंगे, जो भी मिट्टी और खाद उसके अंदर डालना है, और उसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। उसी के साथ ये कम जगह भी घेरता है और इससे आसानी से इसके अंदर पौधे उगाए जा सकते हैं। तो पोट्रे या पॉलीथीन में आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। उसमें लगाने के लिए आपको जो उसमें मीडिया, मिट्टी का जो इस्तेमाल करना है, उसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। उसके अंदर आपको मिट्टी, केचुआ या गोबर की खाद और कोकोपीट तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पोट्रे या आपको पॉलीथीन में भर लेना है। भरने के बाद उसमें आपको बीज उसके अंदर लगाना है। बीज अधिक गहराई में ना लगाएं, उसको आप 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में ही बीज को लगाना चाहिए। अगर आप लोकल पपीता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, आप प्रत्येक पॉलीथीन या प्रत्येक पोट्रे के एक छिद्र में लगभग 2 से 3 बीजा डालें, क्योंकि उसमें नर और मादा अलग अलग निकलते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलीथीन में आप 3 से 4 बीजा लगाएंगे, उसको एक गड्ढे में लगाएंगे तो उसमें से आपको एक मादा पौधा निकलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए कम से कम लोकल पपीता का अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उसमें आप प्रति पॉलीथीन या प्रति पोट्रे का एक जो छिद्र है उसके अंदर लगभग 2 या 3
या 4 तक बीज आप डाल सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मादा पौधे आपको मिल सकें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान का चुनाव करें। उसके बाद 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों को बना लेना चाहिए और क्यारियों की ऊंचाई जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन क्यारियों में बीज बोने से पहले क्यारियों से कंकड़, पत्थर, खरपतवार आदि अशुद्धियों को हटा देना चाहिए। क्यारियों को 25% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, रेत तथा मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण तैयार कर अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद क्यारियों को बनाना चाहिए। तैयार क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। लगाने के बाद आप निरंतर रूप से उसका सिंचाई करते रहिए। जहाँ तक देखा गया है, पपीता का अंकुरण लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है और उसके बाद जब उसमें 4 पत्तियां की स्टेज हो जाती है, 4 पत्ती जब बड़ी हो जाती है, उस अवस्था में उसको हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कई बार देखा गया कि किसान भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पौधे को पिला देते हैं नर्सरी के अंदर और उसका पौधा पीला होकर सड़ जाता है। तो बहुत अधिक पानी और बहुत कम पानी दोनों ही अवस्था पपीता के लिए नुकसानदायक है। इसलिए एक निश्चित मात्रा में और एक फव्वारे के द्वारा उसको पानी पिलाएं, ताकि पौधे को कोई नुकसान भी ना हो। और इसके बाद में अगर आपको कोई लक्षण दिखते हैं, आपको कोई बीमारी लगती है, तो उसका उसी समय उसका निदान कीजिए या उस पोट्रे को वहाँ से हटा दीजिए, ताकि वो इन्फेक्शन बाकी पौधों में ना पहुँचे। और इसी के साथ में आपको जो छोटी मोटी सावधानी रखनी है, टाइम से आपको उसका खरपतवार निकालना है, निरंतर पानी देना है और हो सके तो बीच में एक स्प्रे फंजीसाइड का आप 22 दिन का कर देंगे तो कोई भी आपका फंगस बीमारी उसमें नहीं आ पाएगा। इस प्रकार आप खुद का पपीता का नर्सरी का एक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना पौधा बेच भी सकते हैं और अपने फील्ड में लगा भी सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका एक साथ अधिक उत्पादन के कारण अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए ऐसी सब्जियों के सह उत्पाद तैयार करके इसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। ये कार्य घर की ही कुशल महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर बखूबी कर सकती हैं। इसी के अंतर्गत आज हम टमाटर से तैयार किए जाने वाले सह उत्पादों के बारे में जानेंगे डॉक्टर रेणु सिंह से। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे कृषि उत्पाद का 33% भाग नष्ट हो जाता है। उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो हम अपने उत्पाद का संपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। फल व सब्जियों के प्रसंस्करण द्वारा कुछ फल सब्जियां ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी खराब होती हैं। ऐसी फल सब्जियों का बाजार भाव अगर अच्छा नहीं मिले तो इनका बाई प्रोडक्ट बनाकर बाद में प्रयोग में लाया जा सकता है या बाजार में बेचा जा सकता है। जैसे कि टमाटर का जब सही दाम नहीं मिलता, बहुत अधिक उत्पादन हो जाने पर तो हमें आर्थिक क्षति होने लगती है और एक समय ऐसा भी आता है कि हमारे खेत में टमाटर फसल के रूप में खेतों में ही सड़ने लगता है और जानवर भी उन्हें नहीं खाते। बहनों व भाइयों, हम टमाटर का संरक्षण करके इन्हें वर्ष भर सुरक्षित रख सकते हैं। अप्रैल और मई के माह में जब हमारा उत्पादन बहुत अच्छा हो टमाटर का और समुचित दाम बाजार में न मिल रहा हो, उसका बाजार मूल्य काफी गिर गया हो, तब आप ध्यान दें कि आप टमाटर का पाउडर बना सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। आप स्वस्थ पके हुए टमाटर लें जो कि दाग रहित हों, किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। इन्हें धुलकर साफ सूती कपड़े से पोंछ लें। साफ सूखी सफेद पॉलीथीन की शीट पर टमाटर को गोल गोल गोलाकार आकार में काटकर कड़ी धूप में सुखाएं। 2 से 3 दिन में यह चिप्स की तरह सूखकर अलग हो जाएगी, शीट से अलग हो जाएगी। आप हाथ से इसका पाउडर बना सकते हैं, मिक्सी में भी इसका पाउडर बना सकते हैं और सूखे साफ किसी भी कांच या प्लास्टिक के जार में संग्रहित करें। बहनों, यह साल भर खराब नहीं होता। 1 किलोग्राम स्वस्थ टमाटर से
100 ग्राम पाउडर हमें मिलता है। इसका आपको बहुत अच्छा आय प्राप्त होगी। यह पाउडर हरे या ताजे या पके हुए फल की बजाय सब्जियों में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये वैसा ही स्वाद देता है जैसे पके हुए टमाटर का। टमाटर की प्यूरी भी बनाई जा सकती है। इसके लिए 1 किलोग्राम टमाटर लें, 5 ग्राम सोडियम बेंजोएट लें और 5 ग्राम चीनी। स्वस्थ पके हुए टमाटर को धुल लें, साफ कर लें। इन्हें काटकर पानी में थोड़ी देर उबालें और महीन मलमल के कपड़े से छान लें। हमें इसका रस प्राप्त हो जाएगा और इस रस को तब तक पकाएं जब तक कि ये गाढ़ा होकर 1/3 न रह जाए। इसमें 5 ग्राम चीनी मिला दें और जब यह कढ़ाई के तली को छोड़ने लगे तब इसमें आप सोडियम बेंजोएट को मिलाएं और साफ सूखे कांच के जार में इसे गरम गरम ही संग्रहित करें। यह साल भर खराब नहीं होता। यह कार्य करने के लिए बहुत तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है। इस काम को बड़ी आसानी से पुरुष या महिला कोई भी कर सकता है। इस काम को अगर बड़े स्तर पर करना है तो स्वयं सहायता समूह बनाकर बाई प्रोडक्ट तैयार करें और बाजार में इसकी बिक्री करके अच्छी आमदनी लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई बकरी पालन करके अच्छी आय कमाते हैं, परंतु कभी कभी बीमारियों के कारण ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। बकरियों में होने वाली ऐसी ही एक गंभीर बीमारी है PPR। तो इस बीमारी को पशुपालक पहचान कर किस प्रकार निदान करें, इस बारे में आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भरत महतो से। PPR बकरियों में होने वाली एक वायरस जनित बीमारी है। ये बहुत ही अधिक जानलेवा और संक्रामक बीमारी है। ये बहुत तीव्र गति से एक बीमार पशुओं से दूसरे स्वस्थ पशुओं तक पहुंचता है। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है PPR। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए PPR रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अति गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। क्योंकि ये आप सभी जान रहे हैं कि वायरस जनित होता है, इसी कारण इसके फैलने के माध्यम भी और बहुत सारे होते हैं। जैसे ये हवा के माध्यम से फैल सकता है, डायरेक्ट जानवरों के कांटेक्ट से फैल सकता है, पीने के पानी से फैल सकता है, या खाने पीने में प्रयोग होने वाले बर्तनों के द्वारा फैल सकता है, या फिर कहें तो उस बकरियों की सेवा शुश्रूषा कर रहे जो किसान हैं या जो फार्म के लोग हैं उनके द्वारा भी एक फार्म से दूसरे फार्म तक फैल सकता है। इसमें जो बकरियों के जो संक्रमित बकरियां हैं, इनमें जो लक्षण मुख्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे शुरुआती समय में बकरियों को काफ़ी तेज़ बुखार रहता है। तेज़ बुखार कहने का मतलब 105 से 6 डिग्री तक भी बुखार, फ़ारेनहाइट तक भी बुखार जाता है। बकरियां काफ़ी सुस्त रहती हैं, चरने फिरने में अपनी रुचि कम दिखाने लगते हैं। झुंड में चलते समय ये काफ़ी पीछे चलती हैं और खाने पीने की कमी होने के कारण ये सुस्त तो रहते ही हैं, साथ साथ धीरे धीरे 1-2 दिनों में कमजोरी आने लगती है और कमजोरी के साथ साथ 1-2 दिन जैसे ही जाता है इसमें सर्दी खांसी के लक्षण आने लगते हैं। जैसे सांस में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। अगर मुंह का भीतरी भाग को आप खोलेंगे तो देखेंगे मुंह के चारों तरफ थोड़े लाल छाले टाइप का दिखाई पड़ते हैं और हल्का पतला एक वाइटिश लेयर जमा हुआ चारों तरफ रहता है। इनके पेशाब से काफ़ी बदबू आती है और 3-4 दिन जाने के बाद में कभी कभी देखा जाता है कि काफ़ी बदबूदार पतला पैखाना आने लगता है। ये बदबूदार पतला पैखाना आने की स्थिति में जब तक बकरियां पहुंचती हैं उस स्थिति में बकरियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। चलते समय धीरे धीरे लड़खड़ाने लगती हैं, कुछ दूर चलने के बाद गिर जाएंगी, फिर उठती हैं। इस तरह से लक्षण दिखाई पड़ता है और अंततः बकरियां कमज़ोर होकर मर जाती हैं। बकरी पालक अपने पशुओं को PPR जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को PPR रोग से बचा सकते हैं,
जैसे आपकी बकरी इस पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग कर देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को न खिलाएं एवं बीमार बकरी को चराने हेतु न लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से करवाएं। जैसा कि ये वायरस जनित बीमारी होने के कारण इसकी इलाज भी बहुत प्रभावित ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल इसमें हम जब करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका नहीं दिखाता है। तो इससे रोग से बचने का सबसे बढ़िया उपाय और सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण। किसान भाई, हम इस रोग से बचाव के लिए जितना सतर्कता बरतें उतना ही अच्छा है। इसके टीकाकरण हम 3-4 महीने के बकरियों के से शुरुआत कर सकते हैं। पहला टीका हम 3-4 महीने की उम्र में दें, उसके बाद में इसे 40 से 45 दिन में हम बूस्टर डोज दे भी सकते हैं। अगर नहीं भी दे पाते हैं तो इसको आप सालाना अगर आप रिपीट करते जाते हैं कुछ दिनों तक, 2-3 साल तक अगर आप इसको सालाना रिपीट करें, फिर उसके बाद आपको ये वैक्सीन को 3 साल में भी एक बार दें तो इस रोग से आने की क्षमता नहीं के बराबर रह जाती है। तो इसमें अगर आप रेगुलर वैक्सीनेशन करते हैं तो ये काफ़ी बच्चे इस रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और इसको वैक्सीनेशन करने का जो ऐसे तो पूरे सालों भर कभी भी आप अपने बकरियों को इस बीमारी से वैक्सीन कर सकते हैं। साथ एक सावधानी और बरतनी है, जब आपको वैक्सीनेशन करना हो तो उसके करीब 10 से 15 दिन पहले अगर अपने बकरियों को कृमिनाशक दवा पिला दें तो ये टीका की जो प्रभाव क्षमता है, रोग रोधी क्षमता है, ये हम अधिक हासिल कर सकते हैं और आपकी बकरियों को सुरक्षा अधिक से अधिक मिल सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम फतेहपुर, जिला हनुमानगढ़ के कृषक बलवंत सिंह ने। आप रीपर कंबाइंडर यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो बलवंत सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, हम एक यंत्र के ऊपर जो चर्चा करने वाले हैं उस यंत्र का नाम है रीपर बाइंडर। चूँकि यंत्रीकरण का युग आ चुका है और गर्मी में लेबर की भी कमी हो जाती है और कटाई में असुविधा होती है, समय का अभाव होता है, मौसम में बार बार परिवर्तन हो रहा है। इन सब कारणों से यदि हम यंत्रीकरण का उपयोग करेंगे तो कम समय में शीघ्र ही अपनी फसल को अपने घर ला सकेंगे। फसल कटाई के लिए रीपर, रीपर बाइंडर और सेल्फ प्रोपल्ड रीपर, 3 तरह के रीपर और साथ में ट्रैक्टर से माउंट किए हुए रीपर आजकल प्रचलित हैं। रीपर से जब हम कटाई करते थे या ट्रैक्टर चलित जो रीपर हैं उनमें कटाई करते थे तो हमें तुरंत लेबर की आवश्यकता होती थी, क्योंकि फसल कट तो जाती थी लेकिन उसको उठा करके रखने के लिए तुरंत लेबर की आवश्यकता पड़ती थी। इस तरह से हमने मशीनों में फिर कुछ सुधार किया और रीपर बाइंडर करके एक मशीन विकसित की गई जो 2 तरह के मॉडल में चल रही है। एक सेल्फ प्रोपल्ड है, 3 व्हील की है, जिसको हम 10 HP के इंजन से चला रहे हैं। इसकी 1.25 मीटर कटिंग विड्थ है और हम इससे 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ फसल काट सकते हैं। इसके द्वारा काटी गई फसल में रस्सी बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, जो नायलॉन की रस्सी होती है, और यह एक बंडल में लगभग 1 एकड़ की कटाई की फसल को बांध सकते हैं। हम अपने बंडल में साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं नॉटिंग डिवाइस के माध्यम से। गेहूं और धान खड़ी फसलों में बंडल बनाने में उपयोगी है। इसमें जो डीजल की खपत है वो लगभग 1.2 लीटर प्रति आवर्स होती है। इसके अलावा जो इसका अभी नया इम्प्रूव्ड वर्जन भी विकसित किया गया है जो कि 4 व्हील है। तो अभी चूंकि किसान भाइयों इसको चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि 3 व्हील होने के कारण उसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में थोड़ा परेशानी होती थी और मोड़ने में थोड़ा असुविधा होती थी, इसलिए इसको 4 व्हील ट्रैक्टर रियर माउंटेड दोनों तरह की मशीनें बना दी गई हैं। किसान भाइयों, अभी आपने जाना रीपर बाइंडर मशीन के प्रयोग करने के बारे में।
अब बात आती है कि गेहूं की कटाई में रीपर बाइंडर मशीन के उपयोग करने से क्या-क्या लाभ हैं। आइए जानते हैं। नायलॉन की रस्सी होती है जिससे 1 एकड़ में 1 बंडल के द्वारा हम 1 एकड़ की कटाई कर पूले बांध सकते हैं। और ये इस तरह से जब हम फील्ड में कटाई के लिए कस्टम हायरिंग के माध्यम से अगर जाते हैं तो 1200 से 1400 रुपये प्रति एकड़ मूल्य हमें मिलता है। दूसरा एक लाभ और है कि हम चूँकि फसल की कटाई करते हैं तो बाद में गहाई करने से हमें भूसा भी मिल जाता है, जो कि और दूसरा हमारा चूँकि कृषि अवशेष कम बचते हैं तो हम जुताई करके तुरंत कृषि अवशेषों को उपयोग कर सकते हैं। दूसरा भूसा जो है जानवरों के लिए अति उपयोगी होता है, चूँकि आजकल जानवरों की संख्या है और हमें भूसे की कमी होती है, तो अगर हम चाहें तो इसके गट्ठर बना करके रख सकते हैं। किसान भाइयों, रीपर बाइंडर मशीन के उपयोग करने के साथ साथ मशीन का रखरखाव भी जरूरी होता है। तो आप किस प्रकार रखें इस मशीन का रखरखाव, आइए जानते हैं। डीजल इंजन से चलित है, 10.5 HP का इंजन होता है। मेंटेनेंस के लिए इसमें डीजल फिल्टर, चेन, बैटरी का रखरखाव, गियर सिस्टम, हाइड्रोलिक ऑयल, ये सब मुख्य बिंदु हैं जिनको हमें देखना अति आवश्यक है। और हम जब भी इसका ध्यान करें, हमें इसमें गियर ऑयल, बेल्ट, हाइड्रोलिक ऑयल, बैटरी को हमेशा ध्यानपूर्वक देख लें कि बैटरी सही कंडीशन में। दूसरा, इसका जो रीपर बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग यूनिट में नोटर का एडजस्टमेंट अवश्य देख लें। साथ ही साथ जो हमारी कटर ब्लेड होती है उसका एक सेट अलग से हम सुरक्षित रख लें, जिससे कि जब भी हम इसको ले जाएं और कभी कभी पत्थर आ जाने से या कुछ अन्य अवयव जैसे लकड़ी के टुकड़े आ जाने से ये हमारा टूट जाता है, तो हम तुरंत बदल कर इसको काम में ले सकें। इस तरह से ये हमारा रिपेयर और रखरखाव के मुख्य बिंदु हैं। इस तरह किसान भाइयों, ये अति उपयोगी यंत्र है जिसकी कीमत 3,50,000 से लगभग 4 लाख के बीच में होती है, और इसे हम कस्टम हायरिंग के माध्यम से लेकर चला सकते हैं। तो हमारे कृषक भाई अगर चाहें तो कस्टम हायरिंग में भी ले सकते हैं, और सब्सिडी में भी इस यंत्र पर सब्सिडी कृषि विभाग द्वारा दी जा रही है। साथ ही साथ समय समय पर जो परिवर्तन और प्रशिक्षण होते हैं वह कार्य कृषि विज्ञान केंद्र या केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान से संपर्क कर इसके विषय में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।